स्माइल हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम के लेवल में जो चेंजेस आते हैं ब्लड में, उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर सोडियम एंड पोटेशियम का वेरिएशन होने से क्या इफेक्ट आएगा। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने क्या डिस्कस किया था। क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट आता है सोडियम एंड पोटेशियम के वेरिएशन से। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या बात किया था कि जैसा कि हमें मालूम है कि सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है एंड सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है। सो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो समझ लीजिए इस सेल का -90 है। और जो एक्साइटेबल टिश्यूज होते हैं जिसमें नर्व एंड मसल्स फाइबर्स आते हैं, उनमें कुछ चैनल्स होते हैं जो सोडियम चैनल्स, जिससे सोडियम सेल के अंदर एंटर कर सकता है। और वो जो गेट होते हैं वो स्टिमुलस से ओपन हो जाते हैं। कोई भी इस तरह का स्टिमुलस कुछ में, जैसे अगर टेस्ट का है तो वो अगर स्मेल का है, टेस्ट है, टच है, हीट है, तो अलग अलग स्टिमुलस से वो सेल्स ओपन होते हैं। तो से मान लीजिए कोई पेन का फाइबर है और उसमें पेन का सेंसेशन गया, तो उसको पेन का अगर सेंसेशन गया, से मिनिमम सेंसेशन गया, तो सेल के अंदर कुछ सेल गेट हैं जो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम सेल के अंदर आता है। और सोडियम जैसे ही सेल के अंदर आता है तो सेल का ये सोडियम पॉजिटिव आयन है, तो सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो से -90 से -80 पर आ गया। ओके, लेकिन अगर वो स्टिमुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो वो -90 से -80 पे आकर वो फिर बैक -90 पे चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप है, वो इस सोडियम को सेल के बाहर भेज देगा। लेकिन मान लीजिए अगर स्टिमुलस स्ट्रांग है, सो ज़्यादा अमाउंट में सोडियम अगर अंदर आता है और वो पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को से -60 तक लेके चला जाता है, -60, जो कि उस सेल का थ्रेशोल्ड लेवल है। अगर -60 पे जाता है तो कुछ गेटेड चैनल्स होते हैं, थ्रेशोल्ड सेंसिटिव चैनल्स जिस होते हैं जस्ट लाइक दिस, तो वो ओपन हो जाते हैं। उसमें 2 गेट होता है, एक इनएक्टिवेशन गेट, एक एक्टिवेशन गेट। तो इनएक्टिवेशन गेट ओपन रहता है पहले से ही, तो वो एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाता है उस थ्रेशोल्ड के ऊपर। सो लॉट ऑफ सोडियम आयंस स्टार्ट कमिंग इनसाइड, वो एक साथ अंदर आने लगते हैं और उसका जो पोलैरिटी है वो रिड्यूस होने लगता है। उसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइज होने लगता है। से -60 से -50, -20, -10, देन 0, देन +10, इस तरह से +35 पे जैसे जाता है, उस टाइम क्या होता है, उसका इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है एंड सोडियम आयन का एंट्री बंद हो जाता है। और उसी टाइम पे पोटेशियम थ्रेशोल्ड सेंसिटिव पोटेशियम चैनल स्टार्ट होता है और वहां से पोटेशियम बाहर जाने लगता है, क्योंकि अंदर में पोटेशियम ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग पोटेशियम अंदर से बाहर जाता है। तो जैसे ही पोटेशियम बाहर जाने लगता है तो सेल फिर से रीपोलराइज होने लगता है। लेकिन पोटेशियम का जो गेट है उसमें क्या होता है, उसमें क्लोजिंग गेट नहीं होता है, सिर्फ ओपनिंग गेट होता है। ओपनिंग गेट जैसे ही ओपन हो जाता है पोटेशियम बाहर जाने लगता है, लेकिन वो और रीपोलराइज होने लगता है। लेकिन पोटेशियम का जो गेट है, जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आने लगता है तो वो क्लोज होने लगता है, तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आने लगता है। लेकिन जो गेट क्लोज होता है पोटेशियम चैनल का, वो धीरे धीरे होता है। उससे कारण क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा पोटेशियम अंदर आ जाते हैं, तो ये हाइपर पोलराइज हो जाता है। से -90 की जगह -100 आ गया, तो ये हाइपर पोलराइज हो जाता है। एंड जैसे ही ये इस तरह से इसमें डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन भी पॉसिबल है।
और क्या होता है, इसका जो डीएक्टिवेशन गेट है, ये डीएक्टिवेशन गेट तभी ओपन होता है जब ये रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाता है। इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उस पे आने के बाद ही ये ओपन होगा, अदरवाइज ये ओपन नहीं रहेगा, ये क्लोज स्टेट में रहेगा। इसलिए इस स्टेज में आप एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन भी देंगे तो नर्व फाइबर ओपन नहीं होगा। उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस पीरियड में मसल्स फाइबर्स, नर्व्स फाइबर्स स्टिमुलेट नहीं होंगे, चाहे हम कितना भी स्टिमुलेशन दे दें। लेकिन इस फेज में जब एक्स्ट्रा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हाइपर पोलराइज स्टेट में, इसमें हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल देने के बाद, क्योंकि ये गेट ओपन हो चुका है, सो हम एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन देने से वो थ्रेशोल्ड अगर अचीव कर जाता है, अगेन गेट ओपन हो जाएगा और अगेन लॉट ऑफ सोडियम अंदर आएगा, अगेन वो डीपोलराइज होगा, देन रीपोलराइज होगा, तो वो सीक्वेंस चलता रहता है। सो ये हमारा था एक्शन पोटेंशियल, इस तरह से एक्शन पोटेंशियल काम करता है। So in the last video, what we have discussed, we discussed that the potassium level inside the cell is more than the outside the cell, and sodium is more in the outside the cell than the inside the cell. And we discussed about resting membrane potential. Say resting membrane potential is minus 90 millivolt, and if we in excitable tissues, there are some gates which are sensitive to a stimulus, and if we provide some stimulus, those gates opens and some sodium ions come inside the cell, and when more sodium ions come inside, the cell will lose its polarity, so it will be depolarized. And if this stimulus is weak, then say from minus 90 it will reach to minus 80, but again because of the sodium potassium pump, this sodium will be thrown out of the cell, and again it will come back to the its resting membrane potential. But if we give the strong stimulus, it can reach to up to the threshold level, and at this threshold level there are some threshold sensitive gated channel for sodium ion, and which will open, and lot of sodium will start to come inside the cell, and the cell will become depolarized, and say from it will lose its polarity, and it from minus 90 to it will when it will reach to the plus 35, at that time the inactivation gate closes, sodium channel got closed, and threshold sensitive uh, potassium channel gate will open, and lot of potassium will go outside as per the concentration gradient, and at that time the cell becomes repolarized, and when it will reach to the resting membrane potential, the potassium channel gate will start closing, but it closes very slowly, so some more potassium ion goes outside the cell membrane, and it can go below its resting membrane potential, and we can say it is hyperpolarized. Okay, so this is the mechanism of action potential which we have discussed in last video. But what will happen if sodium level goes down, or potential level, sodium level goes high, potassium level goes down and high? So we are going to discuss this. So what will happen because of decreased serum potassium, that is called hypokalemia. तो क्या होगा अगर पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा? कब कम होता है? से अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे डायरेटिक है, वो एक्स्ट्रा वाटर आपकी किडनी से आउट कर रहा है, तो उसके साथ क्या होता है, एक्स्ट्रा पोटेशियम आउट हो जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? से अगर हमारा यहाँ से पोटेशियम कम हो जाता है, पोटेशियम कम हो जाएगा, तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी? पोलैरिटी इंक्रीज करेगी। सो वो पोलैरिटी कहाँ आ जाएगा? पोलैरिटी नीचे आ जाएगा, से माइनस 95 आ गया और माइनस 100 आ गया। सो अगर रेस्टिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लो हो जाता है, तो उस टाइम इस माइनस 95 या माइनस 100 से हमें माइनस 60 में जाना इजी होगा या टफ होगा? वो टफ होगा। तो सेल का सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा, वो इजी नहीं रहेगा सेल को हमें स्टिमुलेट करना। ओके, सो अगर सोडियम लेवल हमारा कम हो जाता है, तो हमारा सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, तो उसके कारण से इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट हो सकता है मसल्स वीक हो, क्रैम्प्स आए, ट्विचिंग आए, इवन बिकम पैरालिसिस हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो एरिथमिया, एबनॉर्मल हार्ट रिदम में डेवलप बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सोडियम, बिकॉज ऑफ डायरेटिक्स। तो सोडियम कम होने से कम होगा। अगर सोडियम ज्यादा, सॉरी पोटेशियम कम होने से एरिथमिया हो सकता है। अगर पोटेशियम ज्यादा होता है तो क्या होगा? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर
क्लेमिया। ओके, पोटेशियम ज्यादा कब हो सकता है? क्वेश्चन ये आता है पोटेशियम किस केस में ज्यादा? पोटेशियम कम हुआ, जैसे किडनी डाययूरेटिक, हमने मेडिसिन के, जनरली मेडिसिन के इफेक्ट के कारण पोटेशियम लेवल हमारे ब्लड से कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड से पोटेशियम बाहर जाने लगता है। पोटेशियम किस केस में ज्यादा हो सकता है? जनरल रीनल फेल्योर के केस में भी होता है। एंड पोटेशियम कब ज्यादा हो सकता है? दूसरा एक कारण है कि पोटेशियम, हम ज्यादा फ्रूट्स खा रहे हैं तो पोटेशियम ज्यादा हो रहा है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम एंट्री, हमने पोटेशियम लिया, फ्रूट्स लिया, तो हमारे जीआई ट्रैक्ट से पोटेशियम ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, बट वो कंट्रोल कहाँ होता है? वो कंट्रोल किडनी के पास होता है। तो किडनी के पास क्या होता है, किडनी, अगर आपके बॉडी में पोटेशियम ज्यादा है तो किडनी उसको फिल्टर ज्यादा करेगा, और पोटेशियम अगर कम है तो किडनी पोटेशियम का सिक्रीशन रोक देगा। तो हमारी बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है किडनी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सी सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है, सेल्स आर बैग ऑफ पोटेशियम फ्लोटिंग इन द सोडियम वाटर, सी वाटर लाइक थिंग। इससे आपको याद रखना है पोटेशियम ज्यादा है। अगर मैसिव सेल डेथ होता है, से बर्न, क्रश इंजरी, बहुत एब्रप्ट सर्जरी हुई है, मैक्सिमम अमाउंट में सेल रप्चर हुआ, तो सेल रप्चर होने से क्या होगा, सेल के अंदर जो पोटेशियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो ब्लड में आ जाएगा, एंड ब्लड में पोटेशियम लेवल हाई हो जाएगा। सो पोटेशियम लेवल हाई होने से उसका क्या इफेक्ट आएगा? तो पोटेशियम लेवल अगर हाई हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि सेल अपनी रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल लूज करेगा, से ये -75 पे आ गया। ओके, सो अगर रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल क्लोज टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, सो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सी, इफ व्हेन द सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल in increase, generally you can think that if you eat more potassium, then in that case also potassium level may increase, but generally this doesn't happen, because the entry gate is for the potassium is in our GI tract, but the exit gate is in the kidney, where the blood filtration of blood is done by kidney. So what in our body has a intelligence which can control the potassium level in the blood. If there is excessive potassium level in the blood, kidney will filter those potassium. If there is less potassium in the blood, kidney will reduce the filtration of potassium. So in this way, kidney can regulate the potassium level in the blood. But sometime in kidney failure also, potassium, kidney cannot control the potassium level, and there is a increase of potassium in the blood. This is a very dangerous condition. This I will discuss with you right now. But sometime during massive death of cell, because cell is full of potassium, and if there is rupture of the cell, the potassium from the inside the cell will be released to the outside of the cell, extracellular fluid, and from that interstitial tissues fluid, it will reach to the blood, and it will increase the serum blood level of potassium. Okay, so whenever there is burn injuries, crush injuries, or after surgery, there because of massive surgery, there is a tissue death, cell death, and at that time potassium level will go high. So what will happen if potassium level goes high? The resting moment potassium will be reduced, and say somewhere it reached to the -75, very close to the threshold level. Then what will happen? It will come close to the threshold level. Will it be easy for us to reach to the threshold level? Its sensitivity of the cell will increase. Generally, we think like that, but actually it doesn't happen like that. Why? Say, first time when you will stimulate, maybe it is easier to reach to the threshold level. But once it reaches the threshold level, lot of sodium comes in, and its cell is depolarized, and it will reach to this threshold level, and at this point cell will repolarize, and potassium channel will open, and when it and this get closed. Okay, at this time this get closed, and the potassium channel opens, and when the potassium channel open, lot of potassium comes, and again it repolarize. This happens, but this inactivation gate will open only when this polarization will reach to its threshold potential, resting membrane potential.
Until unless it will reach to the resting membrane potential, this gate will not open. This gate will not open. This will not come in this stage. So it will go into permanently closed state. So this, after that, this cell will not stimulate. So because of hyperkalemia, excessive potassium level, there is malfunction in the threshold gated sodium channels. And in this way, this cell will lose its sensitivity, lose its action potential. So increased potential level can cause cell death, cardiac arrhythmia, cardiac arrest. So excessive potassium level is very dangerous. Okay, that's why in kidney failure case, generally urea creatinine, excessive urea creatinine are the marker of kidney failure, but the more dangerous thing is the potassium level. So we must careful about the potassium level. Whenever you are looking to a report, must check the potassium level in the blood. Okay, this is very important information. And many doctors used to give focus on sodium level, but so in spite of sodium, potassium is more important in blood report. And what will happen if sodium increases or decreases? That is called hypernatremia. What will happen to the threshold level, potential level, whether it will increase or decrease? See, it will not change. There is other effects of sodium level that we will discuss in electrolyte imbalance, in the discussion of electrolyte imbalance. But the resting membrane potential will not change, because this resting membrane potential depends on potassium level, not on the sodium level. Okay. सो अगर ये पोटेशियम लेवल ज़्यादा आ जाता है, पोटेशियम ज़्यादा होने से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लूज होके से -75 पे आता है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? वहां से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंचना इजी होगा। हाँ, एक बार के लिए हो सकता है इजी हो, हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच जाए और उस टाइम जो पोटेंशियल गेटेड चैनल है वो ओपन होगा और लॉट ऑफ सोडियम अंदर आएगा और ये डीपोलराइज्ड होगा। एंड डीपोलराइज होकर जब ये +35 पे आएगा तो थ्रेशोल्ड पोटेशियम ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाता है एंड पोटेंशियल गेटेड सोडियम पोटेशियम थ्रेशोल्ड गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होगा और पोटेशियम सेल से बाहर जाने लगेगा और ये डीपोलराइज होने लगेगा, रीपोलराइज होगा। लेकिन ये जो गेट है जो क्लोज होता है, ये कब ओपन होगा? ये तभी ओपन होगा जब ये थ्रेशोल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आता है। लेकिन अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे नहीं आ पा रहा है तो ये गेट ओपन नहीं होगा, फिर वो ये गेट कभी काम नहीं करेगा। सो सेल को स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे हम। सो जैसे कार्डियक मसल्स है उसको स्टिमुलेट होना बहुत जरूरी है, उस टाइम कार्डियक फेलियर हो सकता है। इसलिए हाइपरकैल्केमिया बहुत डेंजरस है। ओके, तो पोटेशियम लेवल हाई होना, लो होना बहुत डेंजरस है। सोडियम लेवल पे क्या होगा? सोडियम लेवल ज्यादा होने से या कम होने से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है? नहीं होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ पोटेशियम, नॉट ऑन द लेवल ऑफ सोडियम। सो सेल की एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर सोडियम आयन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सोडियम आयन का ज्यादा कम होने के बॉडी पे दूसरे इफेक्ट्स आते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में डिस्कस करेंगे। वीकनेस हो सकता है, डेलिरियम हो सकता है, ब्रेन नर्व सिस्टम में काम करना प्रॉब्लम हो सकता है, बट एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट है ब्लड रिपोर्ट में हमारे लिए पोटेशियम है। किडनी फेलियर में यूरिया क्रेटिनाइन का जो इफेक्ट है, हम लोग किडनी फंक्शन को रेट समझने के लिए करते हैं, बट किडनी का फंक्शन समझने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पोटेशियम लेवल। इसलिए भी कभी अगर मैसिव एक्सीडेंट हुआ है, मैसिव सेल डेथ हुआ है, बहुत सर्जरी हुई है, उस टाइम आप समझिएगा पेशेंट का पोटेशियम लेवल हाई हो सकता है। उस टाइम हमें किडनी को सपोर्ट करना है पेशेंट का, तो हम अपने एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में भी किडनी को सपोर्ट करके उस टाइम पोटेशियम लेवल को रेगुलेट कर सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने डिस्कस नहीं किया था। एंड आप लोग डिस्कस करिए, पढ़िए, जो समझ में प्रॉब्लम आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं टिश्यू लेवल के ऊपर बनाऊं, उसमें थोड़ा सा मैं सेल बॉडी कंपार्टमेंट के बारे में डिस्कशन करके टिश्यू के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, स्माइल, थैंक्स।